पत्रकार आलोक भदौरिया जी की और हमारे साथ जो विशिष्ट पैनल है उसके अंदर जो बाकी वरिष्ठ पत्रकार हैं उसमें सुनील शुक्ला जी, विवेक देशपांडे जी और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी भी शामिल हैं। आप सभी का ही स्वागत है। मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। आपने आलोक जी की टिप्पणी तो सुनी। हेट स्पीचेस का एक पैटर्न है, चाहे वो कर्नाटक से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, दिल्ली से हो। अधिकतर उन राज्यों से आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जैसे कि अभी कर्नाटक बीजेपी के चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, कपिल साहब है शायद, कि सिविक इश्यूज वगैरह को तो छोड़ दीजिए आप, ये सब है महंगाई वगैरह, बेरोजगारी, आपके मोहल्ले की समस्याएं सब चलती रहेंगी, ये बेकार की चीजें हैं, आप इसको पकड़िए, लव जिहाद क्या है, इसके ऊपर बात कीजिए, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है कर्नाटक में भी। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस किस्म की एक पृष्ठभूमि बनाते हैं और वहीं शिमोगा के अंदर प्रज्ञा ठाकुर आके फिर से एक नया, क्या कहते हैं कि डोमेन तैयार करती है कि चाकू छुरियां तैयार कर लो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, फिर बात वही लव जिहाद की। तो ये एक किस्म से एक सोचा समझा पैटर्न है, एक पूरा पैराडाइम सेट किया जा रहा है कि भारत के अंदर महंगाई, बेरोजगारी या किसानों की दुर्दशा या कोई और चीजें, उनकी कोई अहमियत नहीं है। इवन मोरबी के अंदर जब चुनाव होते हैं गुजरात में, तो मोरबी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत जाते हैं जहां पे मौतें हुई होती है। तो अब इन मौतों का भी कोई अर्थ नहीं है कहीं पर। तो ये कट्टरवादिता और राष्ट्रवाद के सामने ऐसा लगता है कि सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं। हालाँकि आलोक जी ने बात की, ये हिमाचल का एक एक्सेप्शन है, मैं कहूँगा उसको। लेकिन उससे पहले यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, सारे इलेक्शन स्वीप करके बीजेपी लेके गई है। तो एक पैटर्न तो है उसके अंदर, विवेक जी। जी दिनेश जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। और ये पैटर्न 2014 से, जब से मोदी जी आए हैं, जो 2014 से पहले ये था कि अम, देश का विकास अगर करना है तो मोदी जी जैसा कोई नेता इस देश को मिलना चाहिए। इस तरह का एक नैरेटिव पहले सेट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई विकास का मुद्दा लेके, और बहुत बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के या फिर संघ के मुरीद नहीं है, जो उनके सपोर्टर्स नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग मोदी मोदी जी के साथ आ गए, मतलब मोदी जी के सपोर्ट में आ गए। और उसमें मतलब आम नागरिक तो थे ही, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी इस तरह से सोचने लग गए थे कि हाँ ठीक है, एक मौका मोदी जी को भी मिलना चाहिए। और जिस तरह की परिस्थिति उस समय बनी हुई थी, एक करप्शन का एक बहुत बड़ा कैंपेन, एंटी करप्शन का एक बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा हो गया था। और देश की स्थिति हर लिहाज से बहुत खराब है, इस तरह का एक वातावरण भी बन गया था। अब जब हम हिंडसाइट में देखते हैं तो हमें आज ये प्रतीत होता है कि आज जो स्थिति है उससे बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति उस समय थी। लेकिन प्रोपेगेंडा इस तरह से खड़ा किया गया कि अभी कोई ऐसा एक तारणहार इस देश को जरूरी है, जो इस देश को संभाल ले, इस देश को विकास के पथ पर आगे ले जाए। और उस तारणहार के रूप में मोदी जी सामने आए। लेकिन जैसे ही वो 2014 में सत्ता में आए, मुझे याद है उस समय, मतलब मैं इतना बड़ा मोदी जी का विरोधक उस समय नहीं था। और कहीं न कहीं मुझे भी ये लगता था कि चलो ठीक है, अभी कोई एक चेंज हो जाए तो अच्छा है। लेट अस पुट द पास्ट बिहाइंड, एक नया बिगिनिंग होना चाहिए। इस तरह से मेरी भी सोच थी। लेकिन 2-3 महीने में ही ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ होने की संभावना बड़ी मुश्किल दिख रही है। कि मुझे याद है 3-4 महीने बाद ही तुरंत शायद ये घर वापसी वाला एक इश्यू बड़े ज़ोर-शोर से उस समय छेड़ दिया गया संघ परिवार की ओर से। और फिर उसके बाद एक-एक करके वो सारे मुद्दे धीरे-धीरे उन्होंने सामने लाए। मुझे याद है प्रतिनिधि सभा हुई थी तुरंत मोदी जी के आने के बाद, जो पहली प्रतिनिधि सभा नागपुर में हुई थी आरएसएस की, जो 3 साल में एक बार उनकी सारे जितने प्रतिनिधि है संघ परिवार के, वो सारे मिलकर चर्चा करते हैं और कुछ रेज़ोल्यूशंस वगैरह उसमें आते हैं। उस प्रतिनिधि सभा में एक संघ के वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हुई थी।
और उनसे मैंने ये कहा था कि भई कैसा चल रहा है अभी सरकार आपकी कैसी चल रही है? नहीं, सरकार तो अच्छी चल रही है, मीडिया ही प्रॉब्लम है। तो मुझे याद है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तो मुझे आश्चर्य लगा कि भई मीडिया में क्या प्रॉब्लम है? मतलब 1 साल में ही मीडिया में ऐसा क्या हो गया कि आप मीडिया को एक शत्रु के रूप में देखने लगे हैं? तो उसके आगे जाकर वो कहे उन्होंने ये कहा कि मीडिया को तो ऐसा है जैसा आडवाणी ने कभी कहा था कि मीडिया को क्या घुटने पर टेकने के लिए बोला तो वो रेंगने लग गए वगैरह इस तरह का जो एक मीडिया के बारे में आडवाणी जी ने कुछ कभी कहा था, उसकी उन्होंने याद दिलाई और कहा कि मीडिया को तो इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये उनके शब्द थे। तो मतलब प्लान पहले से बना हुआ था। मोदी जी के आने से ही प्लान पहले बना हुआ था कि क्या-क्या करना है। हमको हिंदू राष्ट्र अगर इस देश में प्रस्थापित करना है, तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए जितनी भी ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी ऐसे समाज के सेक्शंस हैं, जो इस हिंदू राष्ट्र के रास्ते में एक अड़ंगा बन सकते हैं, ऐसे सारे लोगों को ठिकाने पर लगा देना। मतलब उनको उनको नेस्तनाबूद कर देना। इस तरह की एक सोच लेकर ही ये सरकार उस समय से ही आई थी। ये हमको धीरे-धीरे बाद में दिखने लगा ये बात अलग है, लेकिन ये प्लान पहले से ही बन चुका था। और तो जो एनजीओज़ हैं, मीडिया है, इनको पहले से ही टारगेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मुझे याद है केंद्र के बहुत बड़े मंत्री नागपुर उस समय आए थे और एक होटल में उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनको भी मैंने यही सवाल पूछा कि कैसा सब चल रहा है? तो आपको आश्चर्य होगा, जिस तरह का जवाब मुझे प्रतिनिधि सभा में उस संघ के एक अधिकारी ने दिया, उसी तरह का जवाब इन मंत्री महोदया ने भी दिया। वो कहा कि ये मीडिया बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो उस समय से ही इनका पहले से ही सारी इंस्टीट्यूशंस को अपने को सब्जुगेट करना है, सारी इंस्टीट्यूशंस को दबा देना है, इस तरह की सोच लेकर ही ये लोग सत्ता में आए थे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आज 8-10 साल के बाद हम जो जिस तरह की स्थिति इंस्टीट्यूशंस की देख रहे हैं, वो आज ऐसी क्यों बनी है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि ये एक प्लान के तहत पहले से ही किया गया। अब इसमें एक ही हमारी जो आशा का किरण इस देश में एक ही आशा का किरण जो बचा हुआ था जुडिशरी का, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जुडिशरी के बारे में पूरा सम्मान रखते हुए हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जुडिशरी ने अपना कर्तव्य निभाया नहीं है जिस तरह से उसने निभाना चाहिए और जिस तरह की अपेक्षाओं जो अपेक्षाएं हमको जुडिशरी से थी उन अपेक्षाओं की पूर्ति बिल्कुल नहीं हो रही है और जितने भी मामले आपने अभी गिनाए आप देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का भी मामला अभी तक सुलझा नहीं है और ये बंद लिफाफे वाली एक रीत चली है सुप्रीम कोर्ट में और ये हेट स्पीचेस का जो मामला अभी जो रिसेंटली आया है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए जो सरकार की नीति वाला मामला है उसमें सरकार बिल्कुल हुडविंग कर सकती है सरकार जैसे कि अभी आलोक जी ने कहा कि अगर सरकार ने पूरी इंफॉर्मेशन ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने को नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी निर्णय आना है वो जरूर उसी इंफॉर्मेशन की बिना पर आएगा जितनी सरकार ने दी है लेकिन हेट स्पीच का तो ऐसा है कि वो तो सबने सुना है सबने देखा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने टीवी पर देखा है न्यूज में पढ़ा है उसकी वीडियोज है तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है और जहां हेट स्पीच देश के सर्वोच्च नेता दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़े पहनने के तरीके से ही पता चलता है फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो 80% और 20% की बात करते हैं तो ये ठीक है मतलब उसमें किसी समुदाय का नाम नहीं लिया हो लेकिन देखिए तेजस्वी सूर्या नाम के एक योगी इनके सर यंगस्टर है योगी जी ने गुजरात इलेक्शन के अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए जी शब्द यूज किए थे ये जो दिल्ली से नमूना आया है ये आतंकवाद का हितैषी है अपने फेलो जी मुख्यमंत्री जी के जी लिए एक साथी मुख्यमंत्री के लिए जी शब्द योगी जी ने यूज किए हैं जी, आपने सुना होगा तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा था? इतना आपत्तिजनक जी बयान उन्होंने 1 साल पहले शायद दिया था कि वो जो मुस्लिम महिलाएँ हैं उनके मेरे ख्याल से सर्कमसिशन पे उन्होंने कुछ बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल इस तरह का एक रिमार्क दिया था जिसका एक रिबफ अरबी देशों से आया था। उसके बाद फिर वो बयान उन्होंने वापस लिया था। उसी तरह से फिर हमने वो नुपुर शर्मा का भी देखा है। तो ये सारे जो हेट स्पीचेस है उस मामले में तो वो तो क्लियर है, उसके लिए तो सरकार को कोई एफिडेविट नहीं देना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट
के सामने एविडेंस डायरेक्ट है। तो उस मामले में जैसे अभी मेरे ख्याल से कल का जो हियरिंग था उसमें वो जो अपने धर्म संसद वाला मामला है, उस पे शायद एक चर्चा भी हुई थी। अब उसमें क्या उसमें आपको क्या एविडेंस चाहिए? उस पर तो आप तुरंत कुछ डिसीजन दे सकते हैं। नुपुर शर्मा के केस में कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। तो ये जो जुडिशरी की तरफ से एक ड्रैगिंग द फीट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, थोड़ा पैर खींचने वाली बात हम जो देख रहे हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है। इसका एक कारण मैं ये समझता हूँ कि संघ का जो एक लंबा प्रोग्राम चला है हिंदू राष्ट्र, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस प्रोग्राम के तहत इस देश की ऐसी इंडिपेंडेंट संस्थाएं जहां पर जो इन्फ्लुएंस कर सकती है देश के कारोबार को, देश के पॉलिटिक्स को, देश के समाज को, ऐसी सारी इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों का इन्फिल्ट्रेशन करना। और ये इन्फिल्ट्रेशन हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हुआ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो गांधीयन इंस्टीट्यूशंस है, जो गांधी जी ने खुद बनाई है, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोग आज सिरमौर बने हुए हैं। तो शिक्षण संस्थाएं है चाहे कोई, तो जुडिशरी इससे बचकर नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ऐसे किसी व्यक्ति को जुडिशरी में जाने से रोक सकते हैं कि भाई वो संघ के स्वयंसेवक है, या फिर इस तरह का कोई कानून नहीं है। तो ये सारे लोग मीडिया में घुस गए हैं। मीडिया तो आज 90 जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पर्टिकुलरली विजुअल मीडिया जो है, वो तो 95-99% उन्हीं का है। अब जब जोसेफ साहब, जस्टिस जोसेफ साहब जब हेट स्पीच पर कल उन्होंने बात की, तो उन्होंने एंकर्स के बारे में एक मुद्दा कहा, भाई एंकर को आप रेन इन कैसे करोगे, उनको आप रेन इन कैसे करोगे। अब एंकर का जो मामला है उससे ज्यादा मुझे लगता है डेंजरस मामला धर्म संसद जैसा है, या फिर हमारे जो मंत्री है ठाकुर, जिन्होंने गोली मारो सालों को कहा था, फिर वो जो साहब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं वर्मा जी, उन्होंने जो कुछ भी कहा था, तो ये सारे मामले जो है इनमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और ये अपेक्षा हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और बाकी सीबीआई, ईडी, हमको पता है ये सारी इंस्टीट्यूशंस आज किसके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर जुडिशरी में भी अगर इस तरह की बात शुरू हो गई है, जहां पर हमें डाउट आए कि भाई यहाँ पर भी किस तरह के लोग बैठे हैं, तो फिर इस देश के सामने आशा का कोई किरण नहीं है। तो अभी सिर्फ जब से ये नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं, तब से सरकार में थोड़ी सी हलचल मची है, और तभी से उन्होंने ये एनजीएसी वाला मामला उठाया है। उससे पहले तो उन्होंने इस मामले को 8 साल से नहीं उठाया है। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब अगर इससे हमारे लिए कोई आशा बनती है, तो उस आशा को किस तरह से वो आशा किस तरह से जीवित रहे, इसका दायित्व इस देश के समाज पर भी, इस देश के नागरिकों पर भी निर्भर करता है। इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ एक इस तरह की मूवमेंट खड़ी करनी होगी कि जुडिशियरी भी अपना काम ठीक से करे। अगर जुडिशियरी भी खत्म हो जाए, जुडिशियरी में भी अगर कुछ वहां से भी हमको कोई इससे निजात न पाए, हम पाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अंततः हम वो स्थिति देखेंगे जो हम नहीं देखना चाहते हैं, जो हमने 1975 में देखी है। वो तो 2 साल में खत्म जी, हो गई, बात अलग है। लेकिन जी, अब की बार जी, अगर इस जी, तरह की स्थिति बनेगी, तो ये स्थिति आने वाले कई साल तक नहीं जाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी। मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास।